चुप चुप। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सबसे मेरे सवालों का जवाब दे। इतने बड़े घर में किसी लड़की को उठाने के लिए कुछ अनजान लोग जिम्मेदार नहीं हो सकते। ये जरूर किसी अंदर वाले का ही काम है। पिताजी, आप तो लड़की के बहुत करीब थी ना, कहीं आप ही तो नहीं साजिश के पीछे? और आप इतनी रात में मंत्री के घर में घुस के कोई उन्हीं की बेटी को बिना वॉचमैन के खबर के उठा के ले जाए? वाह, कहीं आप ही ने तो किडनैपर्स को एंट्री नहीं दी थी किडनैपर्स को, क्योंकि कैमरा तो चल नहीं रहे थे और वो तो आप ही के कंट्रोल में थे ना। हम तो कह रहे थे, हमें तो पहले से शक था इसमें। शुक्ला जी, आप बड़े भोले मत बनो। हवा में उड़ती उड़ती खबरें आई हैं, अपोजिशन के साथ काफी उठना बैठना हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं अपोजिशन से हाथ मिलाने की साजिश में आप भी मंत्री जी के पीठ पे चूल्हा भोंक रहे हो? क्या बोलती बंद क्यों? कहीं ये तुम तीनों की मिली भगत तो नहीं है? बोलो। बदनाम यहाँ कई चेहरे हैं, ना इंसाफी के घाव कई गहरे हैं। बदलाव लाएंगे मिलकर हम, इस झूठी उम्मीद पे सब ठहरे हैं। चेहरे द ड्रामेटिक्स क्लब ऑफ IMNU आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं एक स्वलिखित एवं स्वदिग्दर्शित नाटक द्वैत। एक काम करो, दोनों को सर पे बैठ जाओ मेरे। अरे भैया, इनके लिए जरा जल्दी चाय लाओ, नहीं तो इनका गुस्सा शांत ही नहीं होगा। अरे उबल रही है चाय, ला रहा हूँ, थोड़ा शांति रखो। अरे भैया की चाय उबले ना उबले, हमारे भैया पूरे उबल जाएंगे। जब तक इनको चाय नहीं मिलेगी, इनका गुस्सा शांत नहीं होगा। जब तक इनका गुस्सा शांत नहीं होगा, ये बड़े नेता बनते फिरेंगे। एक चाय वाले का उधार तो चुकता नहीं होता और नेता बनने चले हैं। आए बड़े भग। अरे चुका देंगे भैया आपका उधार, हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। आप नाराज क्यों होते हो? ये सब छोड़ो, तुम दोनों को कोई चीज की कमी महसूस नहीं हो रही? अभी मैंने चाय का पहला घूंट लिया, इसमें मुझे चीनी कम लग रही है। अरे चाय चीनी दूध से बाहर निकलो, जिंदगी देखो, उसकी बात कर रहा हूँ। कोई चीज खा रही है या खुश हो अपनी ताकत की में? अरे भैया, जिंदगी में खुश रहने के लिए चाहिए ही क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। मकान के नाम पे बढ़िया सा कमरा किराए पे ले रखा है, पहनने को अच्छे कपड़े हैं। हम कौन सा भूखे मर रहे हैं? अब एक काम करो, बिस्कुट मंगवाओ। हाँ, अरे पर बिस्कुट के पैसे तो अब मेरे सामने मत देखना, डर में बिस्किट भी नहीं दे रहा मैं। हाँ, तो जरूरी थोड़ी है रोज रोज बिस्किट खाना, कभी कभी खाली चाय भी पीनी चाहिए, गला सही रहता है इससे। बस यही कह रहा था मैं। अरे कब तक मन मार के जिएंगे हम लोग? 4 पैसा कमाने के लिए छोटा मोटा काम करना पड़ता है। अरे ढंग के कमरे तक के पैसे नहीं है हमारे पास, दिन रात बस के धक्के खाते रहते हैं। ये भी कोई जिंदगी है भला? थू। आप चाहते क्या हो? अरे सोचो, पहले देखो। सोचो, अपना भी बड़ा सा घर हो, लंबी लंबी गाड़ियां हो और एकदम सुकून की जिंदगी। सुकून की जिंदगी। एक किराए का कमरा रखने में तो हालत खराब हो गई है। बड़ा सा बंगला, पैसे कहाँ से लाओगे? डाका डालोगे क्या? तुमने जिंदगी में पहली बार पते की बात करी है, हम डाका डालेंगे। अरे ये अब क्या बात
बात कर रहे हो भैया? ये गलत है। अरे मेरे लाल, सवाल सही गलत का नहीं है। सवाल ये है कि हम लोग डाका डालेंगे कब? मिल गया। क्या पेपर की फैक्ट्री? अरे मंत्री जी बनेंगे हमारे पहले टारगेट। अरे भैया, चाय में भांग मिलाए थे क्या? अब इनको 10 रुपए में भांग भी चाहिए। डिश तैयार है हमारी। जी मंत्री जी, आप एक बार देख लेते तो बेहतर रहता। लाओ देखें जरा क्या लिखे हो। मित्रों, मेरे शुक्ला किसी और का है ये, बताओ इसे। हाँ, तो आज हम सब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण से आए हैं। पिछले कुछ सालों में हमारे क्षेत्र में गरीबी बढ़ती जा रही है। इसी के कारण इस साल का हमारा इलेक्शन का मोटो रहेगा, देश बढ़ाओ गरीब हटाओ। अरे अरे मंत्री जी, गरीब नहीं गरीबी। हाँ, गरीबी हटाओ। पिछले कुछ सालों में हमारे क्षेत्र में खून खराबा और भूखमरी अपनी चरम सीमा पर है। शी, आज मंगलवार है, इस घर में कोई कीमा का नाम भी नहीं लेगा। अरे देवी जी, कीमा नहीं सीमा। कौन? वो पड़ोसन सीमा। पड़ोसन सीमा नहीं, वो बॉर्डर वाली सीमा। मंत्री जी आप पढ़िए। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, हम हमारे शहर में एक चमचमाता नया मॉल बना रहे हैं। इस मॉल के बनने के बाद हमारे क्षेत्र में गरीबी आएगी और खुशहाली जाएगी। अरे शुक्ला, क्या लिख दिया ये? माफ करना मंत्री जी, लगता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। तुम्हारी इस ऊपर नीचे के चक्कर में हमारी कुर्सी इधर उधर हो जाएगी। ठीक करके लाओ इसे, और ध्यान रहे कोई गलती ना निकले इस बार। और शुक्ला, थोड़ा शब्दों को हल्का करो। हर 5वें शब्द पे तो जुबान फिसल जा रही है हमें। अरे मंत्री जी, अपनी जबान ही संभालते रहेंगे या कुर्सी पर भी ध्यान देंगे? वैसे ये मॉल बनाने के पैसे आ कहाँ से रहे हैं? आपको बहुत जानना है पैसों के बारे में। हम तो बस पूछ रहे थे। वैसे वो अस्पताल को मॉडर्न बनाने का काम, वो अच्छा ठीक है, बस जो कर रहे हैं सावधानी से कीजिएगा। आपसे यहाँ किसी ने राय नहीं मांगी। पिछले 25 साल से ये खेल खेल रहे हैं। कुर्सी का क्या है, आज है कल नहीं, पर मॉल बनेगा तो कम से कम पैसा तो बनता रहेगा ना। और जहां तक बात है अस्पताल एडवांस होने के फंड की, मॉल वहीं से तो बनाया जा रहा है। क्या? ठीक है मंत्री जी, आपसे विद्वान थोड़ी है कोई, पर याद रखिएगा, जनता भी एक हद तक ही सहेगी। जब जनता को पता चलेगा कि उनके अस्पताल के पैसों से आपने कोई मॉल बनवा दिया है, तो क्या उनका गुस्सा सह पाएंगे आप? अरे जनता का क्या है, आज अस्पताल एडवांस ना होने की वजह से थोड़े बहुत लोगों को गुस्सा आएगा। 2-4 दिन बाद थोड़े बहुत नारे लगेंगे, 1 महीने बाद सब भूल जाएंगे। थोड़े दिनों बाद उसी मॉल में शॉपिंग करने जाएंगे। आप इन सब बातों के बारे में चिंता मत करिए, आप अपनी वो कुट्टी पार्टी में जाइए। कुट्टी पार्टी नहीं, किट्टी पार्टी। हाँ, किट्टी पार्टी। मुझे क्या, मैं तो उसी मॉल में जाके शॉपिंग करूंगी। शुक्ला, प्लीज कहाँ पहुंचे हमारी? हो गई मंत्री जी, आया। माँ, ये ड्रेस कैसी लग रही है मुझ पर? इतनी प्यारी ड्रेस, एकदम हीरोइन लग रही है मेरी बेटी। चलो, तो मैं कल के परफॉर्मेंस में यही ड्रेस पहनूंगी। आप आ रही हो ना मुझे देखने? बेटा कल तो मेरी किट्टी पार्टी है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ बहुत पहले बता दिया था इसके बारे में। अच्छा एक काम करो, अपने पापा से पूछो, इन्हें तो कितना शौक है ना लोगों के बीच उठने बैठने का। पूछो इन्हें से। ठीक है, पूछती हूँ। शुक्ला जी, जरा ये। पापा, कल मेरा परफॉर्मेंस है, आप मुझे देखने आ रहे हो ना? परफॉर्मेंस? हाँ, कितने बजे? 2 बजे। 2 बजे। 2 बजे तो मंत्री जी नहीं हो
पाएगा, कल रैली है। 2 बजे तो नहीं हो पाएगा बिटिया। तो कोई बात नहीं, आप इवनिंग परफॉर्मेंस में आ जाना 6 बजे। हाँ, इवनिंग परफॉर्मेंस में आ जाएंगे। 6 बजे भी नहीं पाएगा मंत्री जी, इलेक्शन फंड की मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। बिटिया आप फिर मना कर रहे हो, आप पिछली बार भी नहीं आए थे। अभी मैं माँ के पास गई, माँ ने भी बोला कि उन्हें किट्टी पार्टी में जाना है। अभी आप भी बोल अरे रहे किसका कर रहे हो ये सब? तुम्हारे लिए ना। पापा को देखो ना, मेरी बात ही नहीं मान रहे। आप चलो ना मेरे साथ। बेटा मैं आती, पर मुझे बहुत जरूरी काम से पार्लर जाना है। पार्लर मेरे साथ चलो। बेटा आप रिकॉर्ड करके लाना ना, हम सब साथ मिलके माँ ये रिकॉर्डिंग नहीं, माँ प्लीज साथ चलो मेरे। बेटा अगली बार पक्का पक्का अगली बार। माँ नहीं ऐसे, पापा। अरे बेबी जी, क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे। मैं क्या हूँ उनके लिए? उनकी बेटी या फिर एक शोपीस? पापा के लिए तो मैं बस एक कैंपेन सिंबल, और माँ के लिए तो बस उनकी सोशल स्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है। मैं तो बस एक फॉर्मेलिटी हूँ, ऐसी फॉर्मेलिटी जिसे निभाने तक का वक्त नहीं है उनके पास। ऐसी बात नहीं है, वे काम में बहुत उलझे रहते हैं, शायद इसीलिए वक्त नहीं निकाल पाते होंगे। मैं हर बार दुखी होती हूँ, वेट करती हूँ उनका अपने कॉलेज के कॉन्वोकेशन पर, मेरे परफॉर्मेंस से पहले बैक स्टेज कि इस बार वो लोग आएंगे। पापा अपना फोन साइड में रखेंगे और मुझे नोटिस करेंगे, माँ मुझे गले से लगाएंगी, पर नहीं, क्या मिलता है मुझे हर बार? वो खाली कुर्सी मिलती है मुझे हर बार। पर ऐसी बात नहीं है, वो प्यार करते हैं आपसे, शायद जता नहीं पाते। आप बैठिए। मैं उनके लिए एक प्रायोरिटी भी नहीं हूँ। पापा हजारों लोगों के सामने स्पीच देते हैं, पर मेरे लिए उनके मुंह से तारीफ में एक शब्द भी नहीं निकलता। और माँ घंटों तक अपने दोस्तों से बतिया लेती है, पर जैसे ही मैं बोलना चालू करूँ, मानो उनका म्यूट बटन ऑन हो जाता है। मैं तो बस एक बैकग्राउंड नॉइज हूँ उनके लिए। ऐसी बात नहीं है, मैं हूं ना आपकी बात सुनने के लिए। आप मुझसे कुछ भी कह सकती है। ये मेरे घुंघरू, इन्होंने ही मुझे हिम्मत दी है। जब मैं स्टेज पर पहली बार अकेली थी, तब मुझे लगा कि मैं सिर्फ अपने पापा की बेटी नहीं हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर उनके पास भी मेरे लिए वक्त नहीं है, तो मैं क्यों कर रही हूँ ये? किसका वैलिडेशन ढूंढ रही हूँ? बस शांत हो जाइए। बहुत हो गया, मुझे अब इस घर में और नहीं रहना। दम घुटता है मेरा यहाँ पे, मैं भाग जाऊंगी। हाँ, भाग जाऊंगी मैं यहाँ से। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा सब नहीं सोचते। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक नहीं होगा। नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। शांत हो जाइए। कुछ ठीक नहीं होगा, नहीं रहना मुझे अब यहाँ, भाग जाऊंगी मैं। हाँ। उधर वॉचमैन सो रहा है। अरे निकल काम पे ध्यान दो। उठ जा,
कौन हो तुम लोग? हाय मैसेज मैडम चक्कर क्या देख रहे हो? पकड़ो इसको। अरे जाओ। ऊपर ऊपर ऊपर। नीचे नीचे नीचे। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। मेरा लेफ्ट। छोड़ो इसको। अरे नमस्ते मैडम जी। सर आपने बुलाया? हाँ हम ही बुलाएंगे। ये प्रमोशन के बाद आप लोग तो भूल जाते हैं हमें, तो हमने सोचा हम ही बुला लें। आपको मैं इतने पैसे इसीलिए देता हूं ताकि कोई मेरी नाक के नीचे से मेरी बेटी को उठा के ले जाए और मैं तुम्हारी शिकायत करा जाऊं। ये प्रमोशन किस लिए दिलाई? कुर्सी गर्म करने के लिए। सुनो इंस्पेक्टर, 24 घंटे देते हैं तुम। कितने? अरे कितने? 24। किसी भी तरीके से हमारी बेटी को हमारे सामने लेकर आओ, वरना ये जो वर्दी पे सितारे लिए घूम रही हो ना, 2 सेकंड में करवा देंगे इन्हें। और ये कुर्सी याद रखो इंस्पेक्टर, अगर ये कुर्सी हम तुमको दे सकते हैं ना, तो इसे तुमसे छीन भी सकते हैं। जाओ यहां से। अरे वो मंत्री जी थोड़ा सा अरे मीटर शुक्ला हटाओ इसे। क्या लगता है शुक्ला, किसने रचा है ये चक्रव्यूह? मंत्री जी, मुझे तो इसमें अपोजिशन की चाल लग रही है। ना शुक्ला ना, ऑपोजिशन इलेक्शन के टाइम पे ऐसा नहीं करेगी। उन्हें भी मालूम है अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो हम उसका फायदा जरूर उठाएंगे। तो मंत्री जी एक सुझाव दे आपको। बोलो। अगर हम इस आपत्ति को अवसर में बदल दें तो? क्या कहना चाहते हो शुक्ला? मतलब यही, ये ऑपोजिशन ने नहीं करा, ये आपको पता है, ये हमें पता है, लेकिन मीडिया वालों को और भोली जनता को तो नहीं पता ना। दे देते हैं ना एक इंटरव्यू, मीडिया वालों को मिल जाएंगे अपनी चटपटी खबरें और हमें मिल जाएंगे जनता के वोट्स। एक तीर से 2 निशाने। बात तो पते की किए हो शुक्ला। चलो बुलाओ फिर मीडिया वालों को। अभी लीजिए। क्या मैडम जी, हमें यहाँ बुलाने की कोई खास वजह या बस तहकीकात शुरू हो चुकी है, उसका दिखावा करने के लिए बुलाया है? शुक्ला जी थोड़ा आराम से बात करें। अरे चुप रहो तुम, 100 काम होते हैं हमारे पास और तुम्हारी तरह नहीं, हम अपना काम शिद्दत से करते हैं। क्या मतलब है आपका? हम अपना काम ठीक से नहीं करते? नहीं, अगर कर रहे होते बेबी जी घर पर होती। क्या काम था तुम्हारा? उनका ख्याल रखना, वो भी नहीं हो पाए तुमसे। और तुम कहाँ पे थे जब घटना पर आए? बड़े बेच कर सो रहे थे। देखिए मैं आपको पहले भी चुप! सब के सब एकदम चुप। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब सिर्फ मेरे सवालों का जवाब देंगे। इतने बड़े घर में किसी लड़की को उठाने के लिए कुछ अनजान लोग जिम्मेदार नहीं हो सकते। ये जरूर किसी अंदर वाले का ही काम। सुनीता जी, आप तो लड़की के बहुत करीब थी ना, कहीं आप ही तो नहीं साजिश के पीछे? और आप इतनी रात में मंत्री के घर में घुस के कोई उन्हीं की बेटी को बिना वॉचमैन की खबर के उठा के ले जाए? वाह, कहीं आप ही ने तो किडनैपर्स को एंट्री नहीं दी थी, क्योंकि कैमरास तो चल नहीं रहे थे।
और वो तो आप ही के कंट्रोल में थे ना। हम तो कह ही रहे थे, हमें तो पहले से शक था इस पे। शुक्ला जी, आप बड़े भोले मत बनो। हवा में उड़ती उड़ती खबरें आई हैं। अपोजिशन के साथ काफी उठना बैठना हो रखा है आपका। कहीं ऐसा तो नहीं अपोजिशन से हाथ मिलाने की साजिश में आप ही मंत्री जी के पीठ पे छुरा भोग रहे हो? क्या हो? बोलती बंद क्यों? कहीं ये तुम तीनों के मिले भगत तो नहीं है? बोलो। अच्छा, तो ये है प्लान आपका। लड़की तो आपसे ढूंढी नहीं जा रही, तो हम पे इल्जाम लगा रहे हो। देखिए, हमारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, और सीसीटीवी वाली बात से तो ये पता चल रहा है कि काम इसी का है। नहीं मैडम जी, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं निर्दोष हूँ। हाँ हाँ, उस रात कुछ लोग आए थे, लेकिन इससे पहले मैं कुछ कर पाऊँ या उन्हें देख पाऊँ, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाए। मेरा विश्वास कीजिए मैडम जी, मेरा विश्वास कीजिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर। और मैडम जी, बेबी जी तो मेरी सगी बेटी से बढ़कर थी मेरे लिए। उनके साथ ऐसा करने का मैं नहीं सोच सकती, लेकिन बहुत दिनों से उनके और साहब जी के बीच में रोज झगड़े होते थे। सुनना, तुम कहने का चाहती हो मंत्री जी ने अपनी ही बेटी का अपहरण करवा लिया? तुम चुप हो जाओ, खातिरदारी कर रहा हूं तुम्हारी। बोलो तुम। मैडम जी, बेबी जी मुझे अक्सर कहा करती थी कि मेरे अलावा उनसे इस घर में और कोई प्यार नहीं करता। राजनीति की वजह से उनसे कोई दोस्ती नहीं करता था। सबको लगता था कि वो भी मंत्री जी जैसी होंगी। दम घुटता था इस घर में उनका। सुनीता, तुम ये कह रही हो मंत्री जी गलत काम करते हैं? मैडम जी, आप इनके झूठी मनगढ़ंत कहानी पे मत विश्वास कीजिए। आप मेरी बात मानिए। अभी इलेक्शन का सीजन चल रहा है, ये पक्का ऑपोजिशन की चाल है मंत्री जी की मिट्टी पे उछालने की। और जहां तक रही राजनीति की बात, सबके साथ मिलाके चलनी पड़ती है। आपसे बेहतर तो कौन ही जानता होगा। ठीक है, लगता है इस राज के पीछे से पर्दा मंत्री जी ही उठा पाएंगे। बुलाओ जरा मंत्री को। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका टी न्यूज़ में। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक जाने माने मंत्री शंकर लाल त्रिपाठी, जिनकी बेटी लावण्या त्रिपाठी अपने ही घर से कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद अगवा हो गई। आइए इसके बारे में और सीधा मंत्री जी से जानते हैं। मंत्री जी, हम आपका दुख समझ सकते हैं, लेकिन जनता जानना चाहती है ये सब कैसे हुआ, और आपको क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? मंत्री जी, कुछ तो बोलिए। मंत्री जी, अभी मंत्री जी बोलने की हालत में नहीं है। बेटी से बहुत लगाव था। है शुक्ला, है। मंत्री जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम शंकर लाल त्रिपाठी आज यहाँ एक नेता की नहीं, एक पिता की हैसियत से आपसे बात करने आए हैं। हम बयां नहीं कर सकते क्या बीतती है एक पिता के दिल पे, जब उसकी जान से ज्यादा प्यारी बेटी को कोई अगवा करके ले जाए। पर हम जानते हैं कि इसमें उन ऑपोजिशन वालों का हाथ है। हाँ, वही ऑपोजिशन वाले जिनको आप में से कई लोग अपना नेता बनाना चाहते हैं। और ये सब इस कुर्सी की वजह से है। हाँ, यही कुर्सी जिसके लिए आप सब ने मुझे चुना। ये साजिश ऑपोजिशन ने इसी कुर्सी के लिए रची। पर हम जानते हैं कि आप हमसे कुर्सी छीनने नहीं देंगे।
पर मंत्री जी, आपको नहीं लगता आप मुद्दे से भटक रहे हैं? आज मुद्दा आपकी बेटी है, ना कि कोई इलेक्शन या अपोजिशन। अरे आप मंत्री जी के शब्दों को घुमा फिरा के उनकी भावनाओं का अपमान मत कीजिए। बोलने दो शुक्ला, बोलने दो। तो सुनिए रिपोर्टर मैडम, हमें हमारी शहर की जाबाज पुलिस पर पूरा भरोसा है। अगर आप में से कोई भी किसी भी प्रकार की सहायता कर सकता है हमारी बेटी को ढूंढने में, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। मंत्री जी, जनता ये भी जानना चाहती बस है। बस, मंत्री जी और सवालों का जवाब नहीं देंगे। मंत्री जी चलिए। तो दर्शकों, देखा आपने, आपको क्या लगता है मंत्री जी की बेटी को अगवा करने के पीछे सच में ऑपोजिशन का हाथ है, या मंत्री जी का कोई नया तरीका अपनी पार्टी का प्रचार करने का? अपना विचार हमारे साथ शेयर कीजिए www.खबरचटपटी.com और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और नमस्कार। हाँ हाँ बॉस, नहीं आपने जैसा बोला था, पर आप यहाँ। ठीक है बॉस, ठीक। वीर, वीर जल्दी उठ। क्यों? क्या हुआ? अरे बॉस यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ गड़बड़ हुई है ना? मुझे सब करना ही नहीं था, मुझे पहले से ही पता था। और हम सब पकड़े जाएंगे, जेल होगी, जेल, चक्की पीसनी पड़ेगी। मेरे वीर, मेरे लाल, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू बॉस के प्लान पे भरोसा रख। मेरे को तो कुछ भी सही नहीं लग रहा, पर तू बोल रहा है तो। ओए धर्म, पुलिस आ गई, पुलिस! हमारा खेल खत्म, हम सब पकड़े जाएंगे। तुझे जेल नहीं जाना। शांत हो जा वीर, शांत हो जा। तू यहाँ खड़ा रह, एकदम शांत। मैं देख के आता हूँ, पासवर्ड पूछता हूँ क्या? पासवर्ड बताओ। चाय का उधार चुका दो निकम्मो। इतनी देर लगती है क्या दरवाजा खोलने में? बॉस, आपका यहाँ आना तो प्लान में था ही नहीं। बॉस, हम सब पकड़े गए, हमारा खेल खत्म। मुझे पता था मुझे चोरी चक्कर से कोसों दूर रहना चाहिए। बॉस, मैं जेल नहीं जाना। बॉस, मुझे बताओ। अरे चुप हो जाओ सालो। सब बिगड़ गया है। ये मंत्री जितना सोचा था उससे भी ज्यादा गिरा हुआ निकला। इसका क्या हुआ बॉस? ये देखो, पर हमें पूरा भरोसा है कि ये काम इन ऑपोजिशन वालों का है। हमें पूरा विश्वास है कि आप हमसे ये कुर्सी छीनने नहीं देंगे। अरे बॉस, ये मंत्री और थाली का बैंगन निकला, अपनी ही अगवा की हुई बेटी के नाम पे वोट बटोरने लगा। हाँ वही तो। वैसे तुमने इसे कुछ खिलाया नहीं? एक काम करो, इसके मुंह की पट्टी खोलो और कुछ खाना ले आओ इसके लिए। जाओ। पर बॉस, खाने के पैसे। धर्म, चल बॉस, हम देख लेंगे। कौन है तुम लोग? क्यों लाए मुझे यहाँ पे? क्या किया है मैंने? तुम जानते नहीं हो मेरे पापा को। छोड़ेंगे नहीं मुझे। ए लड़की, चुप! एकदम चुप! एक तो तुम्हारे पिताजी ने मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर दिया, और यहाँ तुम भी। पर मैंने क्या किया है? मैं क्यों हूँ यहाँ? ये सवाल तुम अपने पिताजी से जाकर पूछना। पापा, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम अपोजिशन से हो? कौन सी पार्टी से हो? पार्टी? पार्टी? मैं तुम्हें किसी पार्टी से लगता हूँ? ये पुराने कपड़े, ये बिखरे हुए बाल, ये झोला, कौन सी पार्टी से लगता हूँ मैं तुम्हें? मैं तो बस एक आम नागरिक हूँ। एक आम नागरिक। तो फिर मुझे यहाँ लाने से क्या फायदा है तुम्हें? और पापा का इन सब से क्या लेना देना? बताइए। अरे तुम्हारे पिताजी ही है इस फसाद की जड़, उन्हीं की वजह से हो तुम यहाँ। तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे हो ना? तुम्हें जितने पैसे चाहिए पापा दे देंगे। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज। पैसे पैसे पैसे
पैसों के लिए इतनी गिरी हुई हरकत करूं? तुम ऑपोजिशन से भी नहीं हो, तुम्हें पैसे भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम? तुम मुझसे पूछ रही हो मैं कौन हूं? मुझसे पूछ रही हो? अरे मैं उन्हीं आम लोगों में से हूं जिनकी आवाज को दबा दिया जाता है, जिनके अरमानों को कुचल दिया जाता है, जिनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं करता। उन्हीं आम लोगों में से हूं मैं, एक साधारण चाय वाला। आखिर होता ही क्या है इन आम लोगों की जिंदगी में? क्या वजह होती है जीने के लिए? बस एक परिवार। मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। मैं, मेरी बीवी और मेरी प्यारी सी बेटी। मेरी बेटी जिसके लिए मैं जान तक देने के लिए तैयार था। इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था मैं उससे। उस दिन बाजार से मैं अपनी बेटी के लिए ये प्यारी सी फ्रॉक लेके गया था। इसे पहनकर एकदम परी लगती हुई थी। मैं जैसे ही उसे फ्रॉक देने गया, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अचानक उसे खून की उल्टी हो गई। वो बेहोश होकर मुझ पर गिर पड़ी। मैं तुरंत ही उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? पर उन्होंने मुझे फॉर्म भरने भेज दिया। मैंने जैसे ही फॉर्म भेज दिया, उन्होंने मुझे दवाई लेने भेज दिया। मैं जैसे ही दवाई लेके डॉक्टर साहब के पास पहुंचा, क्या? और पैसे? दोस्तों से, रिश्तेदारों से, परिवार से मैंने सबसे मदद मांगी। कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरी बेटी अस्पताल में, मैं जल्द से जल्द आपको पैसे लौटा दूंगा। पूरा दिन मैं अस्पताल में घूमता रहा, कभी इस कोने तो कभी उस कोने। पूरी रात मैं अस्पताल के चक्कर काटता रहा, बस इसी आशा में, ताकि कल सुबह मैं अपनी बेटी को हंसते हुए सुन पाऊं। मगर किस लिए? ताकि मुझे ये पता चले कि मेरी बेटी को क्या हुआ आपकी बेटी को? कुछ नहीं। ये सब जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ, तुम जा सकती हो यहाँ से। नहीं, पर आपकी बेटी वो कहाँ है अभी? वो ठीक है ना? आप उसकी हंसी सुन पाए ना? आप उसे फ्रॉक पहना पाए ना? क्या कहा था उसने? डॉक्टर ने कहा मेरी बेटी के दिमाग में ट्यूमर है। ये सुनकर हम अपने आप को संभाल नहीं पाए, मानो हमारे पांव तले जमीन खिसक गई हो। मेरी बेटी के इलाज के लिए जो सुविधाएं चाहिए थी, वो शहर के बड़े अस्पतालों में थी, पर मैं गरीब चाय वाला इतने पैसे कहां से लाता? फिर हमारे पास अपनी बेटी को उसके आखिरी दिन जीते हुए देखने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। उसके साथ बिताया हुआ हर एक दिन हमें एहसास दिलाता था कि हम उस मनहूस घड़ी के एक और दिन नजदीक आ गए, जिस दिन हम अपनी बेटी को खो देंगे। खुद को इतना बेबस और लाचार देख के मर जाने को जी करता था। लेकिन फिर हमें पता चला कि हमारी बेटी को बचाने के लिए जो सुविधाएं चाहिए थी, उसके पैसे तो आपके पिताजी पहले ही सरकार से ले चुके थे। मगर बजाय उन सुविधाओं को लाने के, आपके पिताजी ने चमचमाता महल बनाना सही समझा, बिना ये सोचे कि उनके इस फैसले से किसी की जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा। बस
फिर हमने ठान लिया, हम इस मंत्री को नहीं छोड़ेंगे, हम इससे बदला लेंगे। फिर हमें ये लोग मिले और हम तुम्हें यहाँ ले आए, ताकि उस मंत्री को भी पता चले कि कैसा लगता है जब कोई अपना दूर जाता है। लेकिन वो है कि इसे भी राजनीति का खेल बना दिया। पापा ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। झूठ बोल रहे हो तुम, मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरे पापा नहीं कर सकते। तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा हूं? अरे जो हम आम नागरिकों को ठीक से जानता तक नहीं है, फिर भी पिछले 25 साल से हमें बेवकूफ बना रहा है। और वो तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ है। क्या उसके लिए तुम्हें बेवकूफ बनाना कोई कठिन काम है? अरे सोचो। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो पापा को जनता का सेवक मानती थी। वो सबके लिए उनके पास टाइम होता था, पर मेरे लिए नहीं, क्योंकि सारा समय तो जनता के साथ बीत जाता था उनका। नहीं, पापा ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मैं तो यही समझती थी, पर सच तो कुछ नहीं। पापा मेरे पापा को कुछ भी बोलने वाले तुम होते कौन हो? तुम जैसे लोग ही तो इलेक्शन के वक्त उन्हें वोट देकर उनकी सरकार बनाते हैं। सही कहते हैं शुक्ला जी, ये जनता होती ही लोग ही है। पहले सरकार बनाती है, फिर उसी सरकार में दोष निकालकर ताने देती है। अगर इतनी परेशानी है तो क्यों चुनते हो ऐसे नेता? क्यों? बेटी, ये बात तुम नहीं समझोगी। यहां बैठा हर एक शख्स मजबूर है अपनी जिम्मेदारियों के तले, और ये लालची दरिंदे इन्हीं जिम्मेदारियों का फायदा उठाते हैं। ये जनता को मजबूर करते हैं उन्हें चुनने के लिए, कभी पैसों से, कभी नशे से, या कभी धमकियों से। अब तुम ही बताओ, हम करें तो करें क्या? मजबूरी क्या होती है मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। आप यहाँ सड़क पर मजबूर हैं और मैं वहाँ बंगले में। तुम कहना क्या चाहती हो? मजाक बना रही हो मेरा? नहीं, मैं आपका मजाक नहीं बना रही। मजाक तो मैं हूँ मेरे घर। कोई प्यार नहीं करता मुझसे, किसी को मेरी परवाह नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी मजबूरी दिख जाती है और मेरी मजबूरी उन लंबी दीवारों के पीछे छिप जाती है। आपका दर्द महसूस किया है मैंने। आपकी बेटी के लिए आपकी आंखों में जो प्यार देखा है, वो पापा की आंखों में मेरे लिए मैंने कभी नहीं देखा। पर आप चिंता मत करिए, आपको इंसाफ मैं दिलाऊंगी। पापा को आप उनकी भाषा में ही समझाना होगा। नमस्ते, मैं लावण्या त्रिपाठी, शंकर लाल त्रिपाठी की बेटी। खैर, बेटी कहना तो बहुत दूर की बात है। मैं उनके लिए एक वोट बैंक से ज़्यादा और कुछ नहीं हूँ। आपने इन दिनों मेरे बारे में बहुत कुछ सुना होगा, पर आज मैं अपने बारे में नहीं, एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने आई हूँ जिन्हें आप पिछले 25 सालों से जानते हैं। आपके प्रिय मंत्री जी, यानी मेरे पापा। आप तो जानते ही होंगे कि कैसे ऑपोजिशन ने मुझे किडनैप किया और इस घटना से पापा को बहुत ठेस पहुंची है। पर सच तो ये है कि मेरे किडनैप होने के पीछे कोई और नहीं, मेरे खुद के पापा जिम्मेदार हैं। हाँ, मेरे पापा। और ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने अपनी कुर्सी के लिए किसी की कुर्बानी दी है। उनके लिए ना मैं मायने रखती हूँ, ना आप, ना आपका वो अस्पताल, जिसके विकास के लिए सरकार ने ग्रांट इशू किया था। पर उस ग्रांट के पैसों से अस्पताल को मल्टी स्पेशलिटी बनाने के बजाय उन्होंने आपको एक झूठी आशा बेची है, एक चमचमाते मॉल के रूप में। और उस मॉल की नींव के तले न जाने कितने लोगों के सपने दब गए। और आप एक ऐसे नेता पर विश्वास कर रहे हैं
जो अपनी बेटी का भला ना चाह पाया, क्या वो आपकी सेवा कर पाएगा? अब मैं और चुप नहीं रहूंगी। मैं आप सबसे बस एक बात कहना चाहती हूँ, अपनी आंखें खोलो, हर मुस्कान के पीछे का सच देखो, हर वादे के पीछे का इरादा देखो। आपकी वोट पे सिर्फ आपके और आपके परिवार का नहीं, पूरे देश का भविष्य निर्भर करता है। मैं सिर्फ पहला पत्थर फेंक रही हूँ, आप सब मिलकर ये दीवार गिरा सकते हैं। पापा ने मुझे एक बात सिखाई है कि पावर में सब मुमकिन है, पर आज मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि सच सत्ता से बड़ा होता है। जब सत्ता और संतान में चुनने की बारी आई तो शंकर लाल त्रिपाठी ने चुनी सत्ता। उन्हीं की सुपुत्री ने उनका किया पर्दाफाश। कैसे शंकर लाल त्रिपाठी ने चंद वोटों के लिए खुद की बेटी का कराया अपहरण। यही तक नहीं, उनकी बेटी ने यह भी बताया कि कैसे सरकार से मिले हुए ग्रांट को उन्होंने किया खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल। जनता का आक्रोश उनके प्रति बढ़ता जा रहा है। आइए देखते हैं। मंत्री जी, शर्म करो शर्म। आपकी बेटी को भी आपने राजनीति का खेल बना दिया। देशद्रोही है ये मंत्री, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कोई पिता ऐसा कैसे कर सकता है कि वोट के लिए अपनी ही बेटी को किडनैप करवा ले? राजनीति होती ही खराब चीज है। एक बाप को ही बेटी का दुश्मन बना दिया। मंत्री जी हाय हाय, मंत्री जी हाय हाय। हमें इंसाफ चाहिए, जेल में डालो इस मंत्री को। हमें तो पहले ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। ये मंत्री जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। मंत्री जी शर्म करो शर्म। ऐसे मंत्री को तो जेल में डाल देना चाहिए। 25 साल तक हमें बेवकूफ बना गया, जेल में डालो इस ढोंगी को। मुझे शर्म आती है इन जैसों का अपना मंत्री मानते हुए, जिसे खुद अपनी बेटी की परवाह नहीं है। वो हमारा जन कहीं रखेगा। हमें तो पहले ही पता था, आप ही लोगों ने 25 साल से वोट दे रहे हैं। हमें वोट दीजिए, हमें इंसाफ चलिए मंत्री जी, बहुत खाली मेलोडी हवा, अब आपको जेल की हवा खिलाते हैं। जुबान संभाल के। देखिए मंत्री जी, मेरी कुर्सी छीनने चले थे ना, पर कुर्सी तो आप ही छीन मेरे सितारे उतरवाने चले थे, पर दिन में तारे तो आपको दिखा दिए जनता ने। इंस्पेक्टर! मंत्री जी, आवाज नीचे। आप जैसे लोगों को एक बात समझनी चाहिए, अगर जनता सरकार बना सकती है तो उसे गिरा भी सकती है। आप जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं। चलिए अब जेल में भाषण दीजिएगा मंत्री जी। चलो। तू जहां से देखता